नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का 2024 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए हैं और आज हम 101 नंबर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेसिकली कि दो पर्सन्स, टू इंडिविजुअल्स एक रूम को शेयर करते हैं। इसमें से एक स्मोकर है, दूसरा नॉन स्मोकर है। स्मोकर को बेसिकली यूटिलिटी प्रदान होती है जब वो स्मोकिंग करता है, लेकिन नॉन स्मोकर को डिसयूटिलिटी प्रदान होती है। तो वो किस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्योज थ्योरम। तो अगर हम बात करें दोस्तों क्योज थ्योरम की, तो क्योज थ्योरम बेसिकली चार फंडामेंटल एस्पेक्ट के ऊपर चलती है कि अगर मार्केट के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ पैदा हो चुकी हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का दोस्तों जो कोज थ्योरम है वो प्राइवेट सॉल्यूशन प्रदान करती है, जिसके लिए चार क्राइटेरिया वो रखती है। जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं एक एक्सचेंज के अंदर वो कम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बेसिकली कम होनी चाहिए। दूसरा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो लेन देन की जो कॉस्ट है वो जीरो होनी चाहिए। तीसरा है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए बिकॉज ये प्राइवेट सॉल्यूशन है फॉर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। और चौथा है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो अच्छे से डिफाइन होने चाहिए, तभी हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का प्राइवेट सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है कि टू अचीव एफिशिएंसी इन द मार्केट, तो नॉन स्मोकर शुड बी गिवन राइट टू स्मोक लेस रूम्स। कि बेसिकली जो दक्षता को हासिल करने के लिए धुआं रहित कमरे का अधिकार दिया जाना चाहिए धूम्रपान न करने वाले को। इसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट है जहाँ पर कह रखा है कि स्मोकर को राइट होना चाहिए कि वो स्मोकिंग कर सकता है, इससे एफिशिएंसी आएगी। तीसरा है कि राइट्स किसी का भी हो हमें एफिशिएंसी हम पैदा कर सकते हैं अगर हम दोनों में से एक की बात को मानते हैं। लेकिन जो चौथी स्टेटमेंट कहती है दोस्तों कि जो स्मोकर है उसको बेसिकली जो भी नॉन स्मोकर को मार्जिनल डैमेज हो रहा है स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के कारण, उसको बेसिकली कंपनसेशन देना चाहिए। जो भी उसकी क्षतिपूर्ति होती है उसको कंपनसेट करना चाहिए। तो जो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन होगा दोस्तों इस केस के अंदर राइट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवल कॉस्ट मेथड का, कि ट्रैवल कॉस्ट मेथड के अंदर कौन कौन से वर्जन आएंगे इसके अंदर, जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड, इंडिविजुअल ट्रैवल कॉस्ट मेथड या रैंडम यूटिलिटी मॉडल दोस्तों। तो तीनों ही जो हमारे जो मॉडल है दोस्तों वो ट्रैवल कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें ट्रैवल कॉस्ट मेथड की, जो बेसिकली किसी भी जो बेसिकली दोस्तों इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है, और इसका जो बेसिकली यूज़ है कि किसी भी जो साइट्स होती हैं साइट्स की वैल्यूएशन करने के लिए हम ट्रैवल कॉस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। और इसके बेसिकली जो क्राइटेरिया हैं कि उस साइट्स के ऊपर कितने लोग उस साइट्स के ऊपर विजिट्स करते हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं, और वहाँ पर वो कितने पैसा वहाँ पर खर्च करते हैं, कितने टाइम तक रहते हैं, उसी के बिहाफ पर बेसिकली उस साइट्स की इन्वायरमेंटल कॉस्ट या उसकी कॉस्ट को डिफाइन करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड की, इसके अंदर सबसे पहले एक जोन को डिसाइड किया जाता है, एक एरिया को डिसाइड किया जाता है, जिसके अंदर से दोस्तों फिर डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा कलेक्शन करने के बाद हम डिमांड कर्व को ड्राइव करते हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो डिमांड फंक्शन है उसको हम ड्राइव करते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम कंज्यूमर सरप्लस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली इनके जोनल कॉस्ट ट्रैवल कॉस्ट मेथड का फंक्शन होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल ट्रैवल कॉस्ट मेथड के अंदर हर एक इंडिविजुअल से पूछा जाता है कि वो कितना किसी भी पर्टिकुलर साइट्स के ऊपर विजिट करता है तो कितना कॉस्ट करता है, उसके बिहाफ पर हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा रैंडम यूटिलिटी मॉडल आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रैवल कॉस्ट मेथड दोस्तों। इसके अलावा बेसिकली 3 और मेथड हैं जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली टोटल एक्सपेंसिव अप्रोच का हम यूज़ करते हैं ट्रैवल कॉस्ट मेथड के लिए। इसके अलावा मल्टीपल साइट अप्रोच भी इसका पार्ट है, एंड सिंगल साइट वैल्यूएशन मेथड दोस्तों। सिंगल
सिंगल साइट्स वैल्यूएशन आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रैवल कॉस्ट मेथड दोस्तों। तो ये 3 अलग अलग और पार्ट हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ बेसिकली ए बी सी। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ट्रैवल कॉस्ट मेथड के जो मॉडल हैं उसमें जोनल ट्रैवल, इंडिविजुअल ट्रैवल, रैंडम यूटिलिटी, टोटल एक्सपेंसिव मॉडल, मल्टीपल साइट मॉडल और सिंगल साइट वैल्यूएशन मेथड दोस्तों सभी बेसिकली साइट की वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज बेसिकली अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूँ या इंग्लिश में, कि विकास के सबसे प्रसिद्ध सैद्धांतिक प्रतिरूपों में से एक जो मुख्य रूप से निर्वाह अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित था वह किसके द्वारा तैयार किया गया था। निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब है दोस्तों जो प्राइमरी हमारा सेक्टर है उसके अंदर जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो किसके ऊपर, यह जो सिद्धांत है वो बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज गिवन बाय लिविस मॉडल दोस्तों। लिविस मॉडल जो बेसिकली मानता है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और कैपिटलिस्टिक सेक्टर दोस्तों। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेसिकली छिपी बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है जिससे कि वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0 होती है। इस केस के अंदर हमें बेसिकली हमें संरचनात्मक परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। तो जो सरप्लस यहाँ पर लेबर है उनको हम कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर लेके जा सकते हैं, जिससे कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर दोस्तों वहाँ पर उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन उनको जो वेज है वो उनकी प्रोडक्टिविटी से कम दी जाती है, जिससे कि दोस्तों कैपिटलिस्टिक सेक्टर में कैपिटल सरप्लस पैदा होता है और इस कैपिटल सरप्लस के द्वारा ही वो बेसिकली कैपिटल फॉर्मुलेशन करने का प्रयास करते हैं, और जिससे जो ये प्रोसेस है लगातार चलता रहता है। लेकिन जब लेबर की जो सप्लाई है दोस्तों, लेबर की सप्लाई जब इनइलास्टिक हो जाती है तो कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर जो हमारा कैपिटल फॉर्मुलेशन है वो बंद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है हैरड डोमर मॉडल के अंदर से। हैरड मॉडल जो बेसिकली एक्सेलरेटर मॉडल के ऊपर बेस्ड है और डोमर मॉडल जो बेसिकली मल्टीप्लायर मॉडल के द्वारा अपना जो ग्रोथ मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया है। और अगर हम बात करें हैरड मॉडल की जो बेसिकली नाइफ एज इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, जहाँ पर 3 प्रकार की ग्रोथ रेट की बात की जाती है, दैट इज़ बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। और ये तीनों जब एक दूसरे के बराबर होती हैं तो उस सिचुएशन को आपा नाइफ एज इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, जिसको आपा हिंदी में छुरीधार संतुलन भी कहते हैं। और यह जो मॉडल है बेसिकली दोस्तों एक स्टैटिक मॉडल है, हैरड एंड डोमर का मॉडल, जो कि फर्स्ट मॉडल है जिसने ग्रोथ को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। उसके बाद में सोलो का एक्सोजीनियस मॉडल, देन एंडोजीनियस मॉडल, फर्दर जो आगे ग्रोथ के मॉडल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सबसे पहला एक स्टैटिक मॉडल है और जिसमें एसेसन जो रीजन्स जो यहाँ पर पूछा गया है, फॉर मेंटेनिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ईयर टू ईयर, कि अगर हमें इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इनकम लेवल बनाए रखना है तो जो रियल इनकम और आउटपुट शुड बी एक्सपेंडेड एट द सेम रेट, कि जो आय और उत्पादन में जो ग्रोथ है वो बेसिकली दोस्तों प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक इज़ एक्सपेंडिंग, कि जिस रेट से हमारी कैपिटल स्टॉक के अंदर की कैपिटल स्टॉक की जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेंड हो रही है उसी रेट में हमारी इनकम और आउटपुट अगर एक्सपेंड होती है तभी हम इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को बनाए रखा जा सकता है। इसका इन्होंने कारण यह दिया कि अगर इनके बीच में डाइवर्जेंस, अगर इनके बीच में दूरी पैदा हो जाती है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड जो रियल इनकम और आउटपुट के बीच में अगर डाइवर्जेंस पैदा हो जाता है तो आइडियल कैपेसिटी, एक्सेस आइडियल कैपेसिटी की सिचुएशन पैदा हो जाती है और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो सिचुएशन है दोस्तों वो बरकरार नहीं रहता है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो राइट हो जाएगा। बोथ आर राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्डोर ग्रोथ मॉडल। और काल्डोर ग्रोथ मॉडल के ऊपर दोस्तों मैंने आरपीएससी का ही पेपर के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ काल्डोर का एक पहले क्वेश्चन आया था जहां पर हमने काल्डोर की पूरी थ्योरी और एजम्पशंस की बात की थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए। तो काल्डोर ग्रोथ मॉडल बेसिकली डिफाइन करता है, इसकी जो पहली एजम्पशंस है कि नेशनल इनकम या आउटपुट बेसिकली दोस्तों वेज और प्रॉफिट का ही हिस्सा होते हैं, दैट इज़ ए वेरी राइट स्टेटमेंट।
इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस स्टेटमेंट आल्सो राइट दोस्तों। लेकिन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, नहीं दोस्तों। बेसिकली जो काल्डोर का मॉडल है, ग्रोथ मॉडल, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर बेस्ड है, जो कि केंजियन प्लस हेरड मॉडल के कंबाइंड कॉम्बिनेशन के द्वारा काल्डोर ने अपने ग्रोथ मॉडल को डिफाइन करने का प्रयास किया है। एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग दोस्तों जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो एमपीएस है बेसिकली दोस्तों, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एमपीएस है, एमपीएस ऑफ लेबर या फिर एमपीएस ऑफ वर्कर दोस्तों, बेसिकली लेस देन होता है एमपीएस ऑफ कैपिटलिस्टिक्स। जो कैपिटल जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो ज़्यादा सेव करते हैं एज कम्पेयर टू वर्कर्स दोस्तों। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, जो कहती है कि एमपीएस वर्कर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पूंजीवादी। तो हमारा जो राइट स्टेटमेंट होगा दैट इज़ बेसिकली ए और बी होगा। उसके बाद हमारा 106 नंबर क्वेश्चन है, जिसको आप खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए, कि जो लुईस थ्योरी है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की, जिसको हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि कैपिटल फॉर्मुलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटलिस्टिक सरप्लस दोस्तों। बी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन द कैपिटलिस्टिक सेक्टर इज हायर देन कैपिटलिस्टिक वेज विच रिजल्ट इन कैपिटलिस्टिक सरप्लस दोस्तों, कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कैपिटल सेक्टर के अंदर और कैपिटलिस्टिक वेज होती है, वही बेसिकली दोस्तों कैपिटलिस्टिक सरप्लस का कारण बनती है। एंड तीसरी स्टेटमेंट है कि कैपिटलिस्टिक सरप्लस इज री इन्वेस्टेड इन कैपिटल एसेट्स टिल सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स इनइलास्टिक दोस्तों। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से पहले ही डिफाइन कर दी है कि जो पूंजीवादी क्षेत्र होता है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू उनकी वेज, जिसके कारण कैपिटल सरप्लस पैदा होता है और उसको री इन्वेस्टमेंट किया जाता है जब तक हमारी सप्लाई इनइलास्टिक नहीं हो जाती है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और ए इसका राइट आंसर होगा बी और सी। एंड उसके बाद हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जो लुकास एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है वो किसका मेजर डिटर्मिनेंट है, दैट इज बेसिकली ह्यूमन कैपिटल की वो बात करता है, लुकास मॉडल ऑफ ग्रोथ। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है बेसिकली हेरड मॉडल के अंदर से ही दोस्तों, जो कि 3 ग्रोथ रेट की बात करता है, जिनकी डेफिनेशन यहाँ पर बेसिकली देने का प्रयास किया गया है। जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है कि एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है बेसिकली सेविंग रेशियो एंड द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का ही पार्ट होती है। दैट इज बेसिकली सेविंग डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो जिसको आप एक्सेलरेटर के नाम से भी जानते हैं, इसी को आप इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप सी नोट से डिनोट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ रेट दोस्तों, जहां पर अगर हमारी सेविंग बढ़ती है तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, अगर हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ता है तो हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ने का मतलब हुआ दोस्तों कि पहले एक आउटपुट बनाने के लिए अगर अपने को 2 कैपिटल लगती है, अगर ये रेशियो बढ़ जाता है दैट इज बेसिकली 3/1 हो जाता है, तो अब एक आउटपुट पैदा करने के लिए हमें 3 कैपिटल की जरूरत होगी। दैट इज जिसके कारण हमारी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, बिकॉज हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। उसके बाद में जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो बेसिकली क्या डिफाइन करती है दोस्तों, अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें कि तो वारंटेड ग्रोथ रेट डिटरमाइन करती है कि करंट ग्रोथ ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस रेट से ग्रो कर रही है, एंड इसके साथ साथ ही करंट पोटेंशियल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस की जो हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस है वो किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, वो बेसिकली डिफाइन करता है वारंटेड ग्रोथ रेट को दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये बेसिकली नेचुरल ग्रोथ रेट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ना कि वारंटेड ग्रोथ रेट के द्वारा, बिकॉज जो वारंटेड ग्रोथ रेट होती है वो बताती है कि जो करंट हमारा कैपिटल स्टॉक है उसको फुल यूटिलाइजेशन बेसिकली दोस्तों वारंटेड ग्रोथ रेट की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन को घुमा फिरा कर पेश करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली ए। उसके बाद दोस्तों हमारे 109 नंबर क्वेश्चन है कि सोलो का मॉडल में से कौन सी एजम्पशंस बेसिकली गलत है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, नेचुरल टेक्निकल प्रोग्रेस एंड लेबर एंड कैपिटल आर पेड अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर दोस्तों। तो व्हाट इज द नॉट करेक्ट ऑप्शंस,
तो नोट करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जी हाँ दोस्तों, जो सोलो का मॉडल है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ऊपर चलता है एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। और सोलो का मॉडल हमारा एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है एंड जो टेक्नोलॉजी को एक्सोजीनियस मानता है एंड ये एक बेसिक अजम्पशंस इसको हम लेके चलते हैं। उसके बाद दोस्तों गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशंस आल्सो सोलो के ही मॉडल से पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसमें पहली डेफिनेशन है कि इन गोल्डन एज पर कैपिटा कंजप्शन, गोल्डन एज के अंदर दोस्तों जो पर कैपिटा कंजप्शन होता है इज मैक्सिमाइज्ड हो जाता है व्हेन सेविंग रेट इक्वल टू प्रॉफिट रेट दोस्तों। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। तीनों नीचे वाली स्टेटमेंट को पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन या फिर गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन हमें बताता है कि कैपिटल एंड पर कैपिटा लेबर की वो पर कैपिटा लेबर जहाँ पर हमारा जो कंजप्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज्ड हो जाता है, वो बेसिकली गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन का नाम उसको दिया जाता है। इसको दोस्तों आप गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल। इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, नॉट करेक्ट। दे होल्ड जीएनपी ग्रोथ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोथ टू बी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं दोस्तों कि जो जीएनपी वृद्धि को अल्प अवधि संतुलन का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं, तो जो इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल है दोस्तों वो बेसिकली लॉन्ग टर्म फिनोमिना को लेके चलता है, ना कि शॉर्ट टर्म फिनोमिना को। और आप जितने भी ग्रोथ मॉडल देखोगे दोस्तों सभी ग्रोथ मॉडल वो लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव को रखने का प्रयास करते हैं, नॉट शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव। तो जीएनपी ग्रोथ टू बी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम दोस्तों, तो यह स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। इसके अलावा दे डू नॉट कंसीडर ग्रोइंग पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू जनरेट ऑनगोइंग ग्रोथ प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है जो अभी बढ़ रही है वो ग्रोथ के अंदर ऑनगोइंग जो ग्रोथ प्रोसेस है उसके अंदर कोई योगदान नहीं देती। दैट इज राइट अकॉर्डिंग टू इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल, बट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट नहीं होगी, तो दैट इज नॉट करेक्ट। एंड दे डिस्कार्ड द अजम्पशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों, बिकॉज ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं और वो जो टेक्नोलॉजी है वो फर्दर जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसको दूर कर देती है, उसको टाल देती है एक समय के लिए। एंड दे फ्रिक्वेंटली फोकस ऑन द रोल ऑफ एक्सटर्नलिटीज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, वो एक्सटर्नलिटीज को लेके चलते हैं जो मानते हैं जो कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी राइट होगी, लेकिन पहली स्टेटमेंट राइट नहीं होगी। इंडिजीनियस इसका या एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल कह सकते हैं। एंड 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमिक्स गेव इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन कैपिटल एक्यूमुलेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दोस्तों। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था लिविस का मॉडल जो बेसिकली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की बात करता है, जो एग्रीकल्चर एंड कैपिटल पूंजीवादी दो प्रकार के क्षेत्रों की बात करता है। तो उसका जो फर्दर जो रिफाइनमेंट है बेसिकली दोस्तों वो फायर एनएस के द्वारा किया गया था, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस दी गई थी। और फायर एनएस के अकॉर्डिंग दोस्तों जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसके अंदर 3 स्टेज होते हैं, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। पहली स्टेज के अंदर दोस्तों बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर छिपी बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0 होती है। और सेकंड स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बेसिकली ग्रेटर देन 0 हो जाती है। और थर्ड स्टेज के अंदर दोस्तों जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो ग्रेटर देन हो जाती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन कैपिटलिस्टिक सेक्टर, जिसके कारण थर्ड स्टेज के अंदर दोस्तों जो लेबर की सप्लाई है वो बेसिकली बंद हो जाती है, या फिर लेबर का जो ट्रांसफ़र करना है कैपिटल सेक्टर के अंदर वो बंद हो जाता है। और जैसे ही सप्लाई हमारी इनइलास्टिक हो जाती है कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर कैपिटल जो फॉर्मुलेशन है वो भी बंद हो जाता है, बिकॉज वो कैपिटल सरप्लस है वो जनरेट कर रहे थे, क्योंकि जो कैपिटल सेक्टर के अंदर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर थी वो बेसिकली ज़्यादा थी उसकी वेज रेट से, जिसके कारण वो पूंजी
के ऊपर बचत पैदा कर रहे थे बेसिकली। तो ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद दोस्तों हमारा 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ये बेसिकली लॉरेंज कर्व के कंसर्न में बात कही गई है कि जो लॉरेंज कर्व है शो करता है एक्चुअल क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ इनकम recipients and percentage of total income received by them during 1 year। दोस्तों अगर मैं इसको ग्राफ से बताने का प्रयास करूं दोस्तों, व्हाट इज लॉरेंज कर्व, बेसिकली लॉरेंज कर्व हमें बताता है दैट इज कि अगर जो इकोनॉमी के अंदर, अगर मैं यहाँ पर पहले एक्सिस को डिफाइन करूँ तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर दोस्तों बताया गया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर बेसिकली दोस्तों परसेंटेज ऑफ इनकम को डिसाइड किया गया है। अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर हमारा लॉरेंज कर्व बनता है, इसका मतलब अगर 10% पॉपुलेशन है तो उसके इकोनॉमी में 10% जो इनकम है वो 10% लोगों के पास है। अगर 40% पॉपुलेशन है तो 40% जो पॉपुलेशन है उसके पास 40% इनकम का हिस्सा है। तो अगर इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन लॉरेंज कर्व है दोस्तों, तो इस केस के अंदर इसकी वैल्यू 0 आएगी और ये बेसिकली परफेक्ट इक्वलिटी को शो करेगा। दूसरी तरफ अगर जैसे जैसे लॉरेंज कर्व हमारा कर्वेचर लेता जाता है तो इनक्वालिटीज़ बढ़ती जाती हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ पर बेसिकली 10% पॉपुलेशन के ऊपर 10% इनकम थी, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों तो 10% पॉपुलेशन के पास जो इनकम है वो बेसिकली कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हमारा कर्वेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा जो इनक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ती जाएगी। और लॉरेंज कर्व के द्वारा ही दोस्तों बेसिकली हम गिनी कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ अगर ये ए पार्ट है ये बी पार्ट है तो बेसिकली ए डिवाइड बाय ए प्लस बी से हम दोस्तों गिनी कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है 0 आती है तो फुल इक्वलिटी, और अगर इसकी वैल्यू 1 आती है दोस्तों तो इसका मतलब होगा गिनी कोफिशिएंट की अगर वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि बेसिकली जो एक ही बंदे के पास पूरी सोसाइटी के अंदर सारी की सारी इनकम हो जाती है। तो दैट इज़ ए बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉरेंज कर्व बेसिकली। अब हम बेसिकली इसकी अजम्पशंस को अगर पढ़ें तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा, बिकॉज ये क्या बताता है दोस्तों कि रिलेशनशिप बताता है परसेंटेज ऑफ इनकम रेसिपेंट्स भी कितने लोगों को इनकम प्राप्त हो रही है और परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम रिसीव्ड by them during 1 year। that is right explanation। and Lorenz curve can be used to measure degree of inequalities, right। Lorenz curve can be used for Gini coefficient, right। और Gini coefficient की वैल्यू दोस्तों 0 से 1 के बीच में होती है, इसलिए ये राइट नहीं होगा और इसको हमें टिक करके आना होगा पेपर के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमर्त्य सेन है बेसिकली दोस्तों, ये आरपीएससी का जो एग्जाम है इसके अंदर दोबारा अमर्त्य सेन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द सोर्स ऑफ डिस्पैरिटीज बिटवीन रियल इनकम एंड एक्चुअल एडवांटेज कंसीडर्ड बाय अमर्त्य सेन। दोस्तों कि जो क्या डिस्पैरिटीज होती हैं, डिस्पैरिटीज बिटवीन रियल इनकम एंड एक्चुअल एडवांटेज को कंसीडर किया गया है। तो पर्सनल हेट्रोजिनिटी, इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन सोशल क्लाइमेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली ऑफ इनकम, all these four are the main disparities main disparities source हैं बेसिकली रियल इनकम और एक्चुअल एडवांटेज के बीच में, जो कि अमर्त्य सेन का मानना है बेसिकली दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर की जो CO2 एमिशंस है पर यूनिट वैल्यू एडेड बिलोंग टू SDG गोल्स। दोस्तों कौन से SDG गोल से बिलोंग करता है, तो आज हम बेसिकली दोस्तों जो सभी 17 SDG गोल हैं उनको आप कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों SDG गोल जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 17 गोल हैं और इसके टारगेट्स की बात की जाए तो दोस्तों 169 इसके टारगेट्स हैं। उसके बाद अगर हम इसके बाद जो सबसे बड़ी टर्म आती हैं दोस्तों वो आती है इसके पब्लिकेशंस की, जिसकी जो वॉल्यूम है बेसिकली 1351 है। उसके बाद इसके इवेंट आते हैं 4008
और उसके बाद आता है दोस्तों इसके ऊपर लिए गए एक्शंस जो बेसिकली हैं 7882 दोस्तों। और ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है बिकॉज पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है इसके अंदर एक्शंस, उसके बाद आता है इसके अंदर इवेंट्स की एसडीजी के लिए इस दुनिया भर में कितने सारे इवेंट किए गए हैं। तो 4008 इवेंट अब तक हो चुके हैं। उससे जो छोटा आता है दैट इज़ बेसिकली पब्लिकेशंस एंड उसके बाद आता है दोस्तों 169 हमारे टारगेट्स हैं और 17 हमारे गोल्स हैं दोस्तों। तो 17 गोल हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला गोल है दोस्तों, इन गोल्स को याद कैसे रखा जाए उसके ऊपर अगर हम यदि बात करें तो उसका सबसे पहला गोल होता है दोस्तों कि सोसाइटी के अंदर सबसे पहले हम गरीबी को दूर करें, नो पॉवर्टी। अगर गरीबी दूर हो जाएगी, सिंपल सी बात है दोस्तों, भूखमरी जो है ख़त्म हो जाएगी। और भूखमरी अगर ख़त्म हो गई सोसाइटी के अंदर तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, हेल्थ और वेलबींग अच्छी हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देंगे और जब पढ़ना लिखना स्टार्ट हो जाएगा तो जो जेंडर इक्वलिटी है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो नर और मादा के बीच में असमानता को प्रकट नहीं करेंगे, उनके लिए दोनों ही बच्चा और बच्चे दोनों ही समान होंगे। और जब जेंडर इक्वलिटी आ जाएंगी और सभी जगह हर एक व्यक्ति को समान समझा जाएगा तो उसके बाद छठे नंबर पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ग्रीन बेसिकली क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की मांग करेंगे। बिकॉज हमारे पास एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, तो हम इस चीज़ की डिमांड होगी कि जो हमारा पीने का पानी है वो अच्छा हो दोस्तों। बेसिकली साफ़ सफाई हम रखने का प्रयास करेंगे। साफ़ सफाई अगर हमारे घर में होगी तब हम हमारे घर में एक लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी ना दोस्तों। तो दैट इज़ बेसिकली अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की हम बात करेंगे। 8वें नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों, जब जैसे ही हमारे घर में लाइट आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होते ही हमारी इंडस्ट्रीज़ फुलने लग जाएगी, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा दोस्तों। और तो जो 9वां हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, वही हमारा आज का जो क्वेश्चन था आरपीएससी के अंदर उसका आंसर होगा। एंड लेकिन हम सभी गोल्स को स्टडी करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो 10वां गोल है दैट इज़ बेसिकली रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ दोस्तों। 10वां हमारा गोल क्या होगा, वो होगा रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। जो बिकॉज दोस्तों जब इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी 8 नंबर पर, 9 नंबर पर इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी, इनोवेशंस होंगी, तो कहीं ना कहीं सिटी और विलेज के अंदर इनक्वालिटीज़ पैदा होने लग जाएंगी। बिकॉज दोस्तों जो ग्रोथ होती है और इक्वलिटीज़ होती हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ चलता रहता है। तो हमें रिड्यूस इनक्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। देन जब हम सोसाइटी के अंदर सब लोग समान हो जाएंगे, हम इक्वलिटी के ऊपर बात करेंगे। देन हम बात करेंगे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की दोस्तों। हम ऐसे वातावरण बनाना स्टार्ट करेंगे जो सस्टेनेबल होंगे। शहर तो हम बनाएंगे दोस्तों, लेकिन वहाँ पर पेड़ भी होंगे, पौधे भी होंगे, जो आप इस चित्र के अंदर देख सकते हो। और जब दोस्तों 11वें नंबर पर हम ये बात कर लेंगे, तब हमारा 12वां जो कदम होगा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन दोस्तों। बिकॉज अब हमने अपनी ऐसे सेंटर्स, अब हमारी जो सिटीज़ हैं वो विकसित हो चुकी हैं, हम विकसित हो चुके हैं, तो अब हमें एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बनना होगा। जितनी हमारी डिमांड है उतना ही हमें प्रोडक्शन करना होगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो 13वां गोल होगा, बेसिकली हमें फोकस करना होगा क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, हमारा ध्यान होगा। 13वें नंबर पर जाकर हम क्लाइमेट एक्शन के ऊपर सोचेंगे। जो हमारा ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके ऊपर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। 14वें नंबर पे हम लाइफ बिलो वाटर की बात करेंगे। 15वें नंबर पे हम लाइफ ऑन लैंड की बात करेंगे। एंड तो पहले पानी से बाहर निकलकर हम हाथी के पास आ जाएंगे। और 16वें नंबर पे पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। और 17वें नंबर पर हम सारा का सारा जो ग्लोबल है वो एक साथ जुड़ जाएगा दोस्तों। तो इसको याद रखने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है दोस्तों कि हमें जो बीच वाले जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उसको हम याद रखना होगा। जैसे कि हम 5, 15 और 5, 10 और 15 ये 3 कैटेगरी अगर याद रखें तो 5 नंबर पे हमें पता है दोस्तों जेंडर इक्वलिटी है। और जेंडर इक्वलिटी से पहले हमें पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ और एजुकेशन को ठीक करना है। तो ग्रीन इक्वलिटी। और 10वें नंबर पर दोस्तों हमारा है ग्रीन इक्वलिटी, 5वां नंबर है
सॉरी दोस्तों, जेंडर इक्वलिटी हमारा 5वां नंबर है और 10वां नंबर है हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो जेंडर इक्वलिटी और रिड्यूस इनइक्वालिटी दोस्तों 10वां हमारा पोर्शन हो जाएगा, जहां पर हम शहर और गांव की जो इनक्वालिटीज है उसको दूर करेंगे। तो 5वां और 10वां बिल्कुल सेम सेम है दोस्तों। और उसके बाद 15वां हमारा बेसिकली है दोस्तों लाइफ ऑन लैंड। तो लैंड से पहले 14वां हमारा वाटर आता है और वाटर से पहले क्लाइमेट एक्शन आता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। और 16वां 17वां तो हमारा है ही पीस, जस्टिस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप दोस्तों। तो आई होप आपको यह जो टेक्निक है वो समझ में आ गई होगी। और इसके ऊपर जो एजेंडा अपनाया गया था दोस्तों, तो यह एजेंडा हमें 2015 से 2030 तक इस बेसिकली इन सभी गोल्स को प्राप्त करना होगा। और इस पराक्रम को दोस्तों बेसिकली एजेंडा 2030 का नाम दिया गया, और जो बेसिकली न्यूयॉर्क शहर के अंदर 15 सितंबर के दिन इसको बेसिकली लागू किया गया था दोस्तों। तो ये मोटी मोटी बातें जो हैं आपको एसडीजी गोल के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों जो हमारा 15वां क्वेश्चन था कि जो CO2 एमिशंस हैं पर यूनिट वैल्यू एडिड किससे बिलोंग करता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशंस हैं ये बेसिकली हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 से बिलोंग करता है, जो क्या कहता है दोस्तों, जो बेसिकली 8वां हमारा जो गोल था, 8वां गोल था हमारा बेसिकली दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ का। ग्रोथ के बाद जो हमारा 9वां गोल था वो हमारे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस होगा वो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो उसको हमें बेसिकली देखना होगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद हमारा 116 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटी क्रिएटिंग एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो यह हमारा दिया गया है डोमर भाई साहब के द्वारा। उसके बाद दोस्तों जो गिनी कोफिशिएंट है जिसकी आज ही हमने बात की थी, यूज टू मेजर इनकम एंड कंजप्शन इक्वालिटीज। जी हाँ दोस्तों, दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम। एंड इट रेंज बिटवीन 0 to 1 आल्सो राइट हो जाएगा दोस्तों। एंड अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब इंडिकेट करता है इनकम लेवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट 1 इज 0। भी इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि एक को छोड़कर सभी की आय शून्य है दोस्तों। नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन तो 1 होने पर आती है गिनी कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली A एंड B होगा। उसके बाद हमारा 118 नंबर क्वेश्चन है, द ऑप्शनल नहीं है दोस्तों, बेसिकली ये ऑप्टिमल है। बेसिकली हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ कैपिटल अंडर द गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन इज। वो कौन सी अमाउंट होती है दोस्तों, वो अमाउंट होती है जहाँ पर हमारी प्रॉफिट रेट ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाती है। दैट इज़ बेसिकली गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशंस। और जहाँ पर पहले दे रखा था जहाँ पर हमारी जो ग्रोथ रेट या फिर सेविंग रेट प्रॉफिट रेट के बराबर हो जाती है। तो बोथ आर द राइट आंसर। एंड इसके अलावा तीनों जो क्वेश्चन जो तीनों जो ऑप्शन होंगे दोस्तों वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं कि जहाँ पर प्रॉफिट रेट ज़्यादा होता है या प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। दिस इज़ नॉट, यह जो क्राइटेरिया है दोस्तों प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये बेसिकली रॉबिन्सन का जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है उसके अंदर ही इसको यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली डिफाइन करता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ग्रोथ रेट को दोस्तों बेसिकली। और उसके बाद 119 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके कौन कौन से इंडिकेटर हैं। तो मेल और फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसीज आल्सो इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। एंड फीमेल एंड मेल का GNP के अंदर हिस्सा कितना है, फीमेल एंड मेल शेयर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स, एंड फीमेल एंड मेल मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग दोस्तों। तो इसमें से जो पार्लियामेंट सीट का जो बेसिकली जो ये बेसिकली दोस्तों है वो GDI का हिस्सा नहीं होगा, इंडिकेटर नहीं होगा, बाकी ये 3 होंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है। 120 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड करती है किसको, एक्सपेंशन ऑफ कंट्रीज पोटेंशियल GDP अवर नेशनल आउटपुट दोस्तों। दैट इज राइट आंसर। नेशनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा दोस्तों। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, A, B और C होगा। तीनों ही जो है ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं।
एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है। सो व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो द मोनोपोली इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट ए लेवल वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन। दोस्तों इसको आप सिंपल अपने दिमाग में पेपर में एक ग्राफ बनाना होगा। ये हमारा क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। मोनोपोली के केस के अंदर बेसिकली ये हमारा एवरेज रिवेन्यू, ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, और मार्जिनल रिवेन्यू का जो स्लोप होता है दोस्तों वो बेसिकली डबल होता है एवरेज रिवेन्यू के स्लोप से। हम कह सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू का स्लोप हाफ होता है एमआर के स्लोप से। और जब हमारा एमआर दोस्तों जब जीरो होता है उस केस के अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। जब हमारा एमआर पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। जब हमारा एमआर नेगेटिव हो जाता है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। और हमें पता है दोस्तों जो मोनोपोली होता है जब एम से एमआर को नीचे से कट करता है तो वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी डिसाइड होती है और वहीं पर हमारा प्राइस डिसाइड होता है, दैट इज़ बेसिकली एमसी। और इस केस के अंदर दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो हमारा एम आर है वो पॉजिटिव है, और जब हमारा एम आर पॉजिटिव होता है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब कि मोनोपोली केस के अंदर जो इलास्टिसिटी क्या होगी, दैट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन 1। अब हम हमारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों कि जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो होती है, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो एंड मोनोपोली इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा दोस्तों, विल बी इस्टेब्लिश्ड एट ए लेवल वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। दोस्तों तो हमें पता है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू जीरो होगी, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी दोस्तों, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगी। जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगी तब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड होगी वो ये पॉइंट होगा। और इस पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है दोस्तों, इक्वल टू 1 है। तो यह स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। तो हमें पेपर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी के साथ करना होगा दोस्तों, तभी हम पेपर में क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बिकॉज यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर तो ये डेफिनेशन आपको बताई, लेकिन पेपर में पूछा क्या गया है ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट इज पॉजिटिव देन मोनोपोलिस्टिक विल बी इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज रिवेन्यू कर्व इज ग्रेटर देन 1। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर मार्जिन एमसी हमारी पॉजिटिव है तो इसको नीचे से कट करेगी और यहाँ पर बेसिकली हमारा प्राइस डिसाइड होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बेसिकली जो होगा वो बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेसिकली कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको आप CES प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, जो बेसिकली एरो, मिनहांस और चैनरी के द्वारा दिया गया है। और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों पूछा गया है कि अगर सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर जो रो है बेसिकली अगर -1 दिया गया है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताओ दोस्तों। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1/1 माइनस रो, और यहाँ पर रो की वैल्यू -1 दी गई है दोस्तों। तो 1/1 माइनस का 1, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा दोस्तों दैट इज़ बेसिकली 1 डिवाइड बाई 0, दैट इज़ बेसिकली इनफाइनाइट दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो सिंपल सा हमारा आंसर था ये। एंड उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि व्हाट यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है दोस्तों कि हमारे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस लेबर फॉर कैपिटल में चेंज आने के कारण, परसेंटेज चेंज आने के कारण कैपिटल लेबर रेशियो के अंदर कितना चेंज आता है। भी टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण हमारा कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज आएगा। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल में चेंज होने के कारण हमारे कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज आएगा। साधारण सी बात है दोस्तों, अगर ये रेशियो बढ़ जाता है तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ गई है, और इस केस के अंदर आप लेबर का ज़्यादा यूज करेंगे एज कम्पेयर टू कैपिटल। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के, जो कि मार्शल के द्वारा दी गई थी। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, द यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी डिमिनिशिंग, कि ये बात सच है दोस्तों कि प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी
इज कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट बेसिकली, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट नहीं होती है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और यही हमें बात बतानी है, बिकॉज जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो मनी को कांस्टेंट मानती है उसकी यूटिलिटी को, और जहाँ पर ये बेसिकली मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है और ये हमारी गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी है, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, दैट इज़ आर पॉइंट, जिसको आप ब्लिस पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, वहीं पर हमारी क्वांटिटी डिसाइड होती है बेसिकली दोस्तों। एंड उसके अलावा द कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय गिवन इनकम, दैट इज़ राइट। इसके अलावा टोटल यूटिलिटी ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड डिपेंड करती है द क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के ऊपर दोस्तों। तो ये बेसिक से एजम्पशंस थी जो बिल्कुल ही राइट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो सलस्टकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेसिकली सलस्टकी और हिग्स का जो हमारा डिमांड करो के प्रति या इंडिफरेंस करो को उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करते हैं, बिकॉज आगे 4 से 5 क्वेश्चंस लगातार इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, ताकि इन क्वेश्चंस को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों जो सलस्टकी है और एक तरफ है हमारा हिग्स दोस्तों, दोनों ने ही बेसिकली जो प्राइस इफेक्ट है उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों में तोड़ के बताया है। बेसिकली प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोस्तों। और अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर बेसिकली जैसे ये अगर हमारा इनिशियल प्राइस लाइन है और ये हमारा आईसी कर्व है, अगर हमारा प्राइस चेंज हो जाता है, प्राइस कम होने पर हमारा बजट लाइन शिफ्ट होगा और हमारा आईसी शिफ्ट होगा। और उसके बाद दोस्तों जो सलस्टकी है उसने बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताने के लिए दोस्तों एक तीसरा आईसी का यूज़ किया है बेसिकली दोस्तों, और उसका मानना था कि और वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा ये बताने का प्रयास करता है कि एक कंज्यूमर बेसिकली अपने जो प्रीवियस बंडल है उसको तो ले सकता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए वो तीसरा एक आईसी का यूज़ करता है दोस्तों, और जहाँ पर उसकी जो यूटिलिटी है वो बेसिकली बढ़ जाती है जब दूसरी गुड्स की जो अगर हमारा एक्स गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो जिससे कि वो रिलेटिवली सस्ती हो जाती है। इस केस के अंदर वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए वो बेसिकली जो एक अलग से जो कंपनसेटेड डिमांड करो जिसके द्वारा हम ड्रॉ करते हैं, उस केस के अंदर दोस्तों वो 3 आईसीज का यूज़ करता है। दूसरी ओर हिग्स सेम आईसी अर्थात तो यूटिलिटी लेवल को सेम रखता है, यूटिलिटी लेवल को दोस्तों सेम रखता है, सेम आईसी के ऊपर ही बेसिकली वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दर्शाने का प्रयास करता है। इस कंसेप्ट को दोस्तों आप थोड़ा सा डिटेल में अगर जानने का प्रयास करें तो हिग्स अप्रोच और सलस्टकी अप्रोच, तो जो कंसेप्ट ऑफ अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो हिग्स का मानना है कीप यूटिलिटी कांस्टेंट दोस्तों, बिकॉज जो हिग्स है वो 2 इंडिफरेंस कर्व के द्वारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दर्शाने का प्रयास करता है, लेकिन जो सलस्टकी है वो कहता है कि कीपिंग द परचेजिंग पावर कांस्टेंट दोस्तों। परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो हिग्स कहता है, जैसे कि हिग्स का अगर मैं आईसी बनाऊं, हिग्स कहता है कि प्राइस चेंज होने के कारण वो बेसिकली उसी आईसी के द्वारा उसी आईसी पर मान लो पहले वो बेसिकली इस बंडल को ले रहा था, उसके बाद प्राइस चेंज हुआ तो इस बंडल को ले रहा है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दर्शाने के लिए वो उसी आईसी पर बेसिकली वो एक्स गुड को ज़्यादा परचेज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीप द यूटिलिटी लेवल कांस्टेंट और सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहता है। दूसरी तरफ दोस्तों जो सलस्टकी है वो सेम बंडल को ले सकता है, लेकिन वो सेम बंडल को लेने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेरी जो परचेजिंग पावर थी वो सेम रखता है, परचेजिंग पावर सेम रखता है, लेकिन जो यूटिलिटी का लेवल है वो बेसिकली बढ़ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनसेशन की, तो कंपनसेटेड इनकम टू मेंटेन यूटिलिटी, यहाँ पर दोस्तों यूटिलिटी को मेंटेन रखने का प्रयास किया गया है कंपनसेटेड इनकम के द्वारा, और यहाँ पर एडजस्टमेंट इनकम टू अफोर्ड द सेम बंडल, उसी बंडल को खरीदने की शक्ति हमारे अंदर हो उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर फोकस किया गया है यूटिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रेफरेंस को। यहाँ पर बेसिकली दोस्तों रियल इनकम एंड प्रैक्टिकल बिहेवियर की बात की गई है। ये यूटिलिटी कर्व बेसिकली वर्क ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व, और ये बेसिकली डिफरेंट आईसी के ऊपर ये बात करता है। अगर हम
तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो जो हिग्स का जो अप्रोच है बेसिकली एक थ्योरेटिकल अप्रोच है और सेलेस्ट की एक एम्पिरिकल डिमांड एनालिसिस को बताने का प्रयास करता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, जो हिग्स अप्रोच है उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जो बेसिकली वो एक ही आईसी के ऊपर दिखाता है, इसके कारण इसका जो हिग्सन जो डिमांड करो बनता है दोस्तों बेसिकली लेस इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू सेलेस्ट की डिमांड करो दोस्तों। जो सेलेस्ट की का जो कंपनसेटेड डिमांड करो होता है वो मोर इलास्टिक होता है। और अगर अब बात पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक किसका डिमांड करो होता है, तो बेसिकली दोस्तों मार्शल का जो डिमांड करो होता है सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, बिकॉज वो किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन और प्राइस सब्स्टिट्यूशन या इनकम इफेक्ट के द्वारा प्राइस इफेक्ट को बताने का प्रयास नहीं करता, वो इस प्रकार का कोई भी डाइवर्जन करने का प्रयास नहीं करता है। उसके बाद हमारा दोस्तों अब हम बेसिकली उस लेवल पे आ चुके हैं जिससे कि हम जो सेलेस्टकी का या हिग्स का जो भी क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारी स्टेटमेंट है कि सेलेस्टकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सीड द हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बात क्या बतानी है जो गलत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि सेलेस्टकी डिमांड करो इज मोर इलास्टिक देन हिग्स डिमांड करो, ये बात भी ठीक है। हिग्स कीप द कंज्यूमर ऑन ओरिजिनल इंडिफरेंस करो एंड इन सेलेस्टकी इफेक्ट कंज्यूमर विल मूव ऑन द हायर आईसी करो, ये बात भी ठीक है। सेलेस्टकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रियल इनकम इज नॉट कॉन्स्टेंट दोस्तों, जी नहीं दोस्तों, अभी हम पढ़ के आए थे कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है सेलेस्टकी का वो रियल इनकम को क्या मानता है दोस्तों, कांस्टेंट मानता है, बिकॉज वो सेम बंडल को वापस खरीद सकता है और वही तो हमारी रियल इनकम होती है। तो चौथी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, दैट इज फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंपैरेटिव डिमांड करो इन विच, कंपैरेटिव डिमांड करो दोस्तों जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताने का प्रयास करता है, इसके अंदर विच अप्रोच विल मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ प्राइस डिक्रीजिंग बी मैन्युफैक्चर्ड बट, तो भी ये बेसिकली दिया गया था मार्शल के दृष्टिकोण इसको बिल्कुल फुल फिट बिठाने का प्रयास करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओवन प्राइस इलास्टिसिटी एट प्राइस ऑफ 15 इग्नोरिंग द साइन ऑफ द इलास्टिसिटी। तो अब इसको हमें निकालने का प्रयास करना होगा, आप भी अपनी पेन कॉपी लेकर इसको निकालने का प्रयास कीजिएगा, तभी बात बनेगी दोस्तों। बिकॉज एक जो एजुकेटर होता है वो आपको एक लाइन दिखा सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, पेपर में क्वेश्चन तो आपको ही सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्यूशन आपको करना है, हम एक आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो Q इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 720 माइनस में 25P, और हमें पता है दोस्तों इलास्टिसिटी होती है चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस इनटू में क्वांटिटी। तो अगर आप इसको डेरिवेटिव लेते हैं दोस्तों दैट इज़ बेसिकली -25 आएगा हमारा चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, दैट इज़ बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस दोस्तों। उसके बाद में अगर हम इनिशियल प्राइस की बात करें तो वो 15 रुपये है, अगर हम इनिशियल क्वांटिटी की बात करें तो इसके अंदर 25, तो हमें बेसिकली करना होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 पंजे 75 का पंजा असल पाई 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375, 720 माइनस 375, 5 11 में 7 गए 4 और 3 में 3 गए 3, 6 में 3 गए 3, 345। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा 345 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो 25 मल्टीप्लाई ये बेसिकली दोनों ही 5 पे जा सकते हैं, 5 दिए 15 और यहाँ पर ये 3 एकम 3 और उसके बाद में 3 एकम 3 1 और 5 दिए 15 दोस्तों। तो इसको अगर मैं आगे और भी सोल्व करूँगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बेसिकली ये 3 नहीं आएगा, दैट इज़ बेसिकली 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, बिकॉज 15 3 45 और 3 इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद वापस से इसको बेसिकली 3 पर लेके जाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो इसका आंसर आ रहा है, जो बेसिकली इसकी जो इलास्टिसिटी है वो पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, लेकिन जो आंसर के में जो आंसर इसका दिया गया है दैट इज़ बेसिकली 1.09।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिकली मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसका सोल्यूशन मुझे बेसिकली चैट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे इसका जो आंसर है 1.09 आया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना मेरे यार। बिकॉज आज का हमारा टारगेट 50 क्वेश्चन का है, लेकिन हाँ हम हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन हर एक पेपर के अंदर मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा दूँ जो आपके करने के लिए भी हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नोब इफेक्ट के बारे में, कि स्नोब इफेक्ट जो बेसिकली होता है एक नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज होता है कंजप्शन के अंदर, इन विच ए कंज्यूमर विश टू ओवन ए यूनिक गुड्स, दैट इज राइट, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ स्नोब गुड इज हायर व्हेन फ्यूअर पीपल ओवन इट। भी स्नोब इफेक्ट बताता है दोस्तों कि अगर और नहीं ले रहे हैं तभी मैं उसको लेना पसंद करूंगा, दैट इज बेसिकली स्नोब इफेक्ट। सो ये बेसिकली नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ को बताता है कंजप्शन के अंदर। ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी के अंदर, कि आईसी इंडिफरेंस करो शो ए कार्डिनल रेदर देन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों जी नहीं, ये बेसिकली ऑर्डिनल को ही बताता है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। और इंडिफरेंस इंडिविजुअल मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस एक्स फॉर वाई इंक्रीज। दोस्तों तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली 4 होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बैड वोगन इफेक्ट से पूछा गया है। और बैड वोगन इफेक्ट हमें क्या बताता है दोस्तों, कि और लोग ले रहे हैं तो मैं भी लेना पसंद करूंगा, और दिस इज बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। दोस्तों बैड वोगन इफेक्ट नॉट ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, बिकॉज यह मार्केट के अंदर लोगों को प्रेरित करता है गुड्स को परचेज करने के लिए, बिकॉज और ले रहे हैं तब मैं ले रहा हूँ, बिकॉज ये लोगों के इंसेंटिव को बताता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस के अंदर दोस्तों जो हमारा डिमांड करो होगा वो मोर इलास्टिक हो जाएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन स्नोब इफेक्ट के केस के अंदर जो हमारा डिमांड करो होगा दोस्तों बेसिकली वो ज़्यादा स्टीपर होगा। और इसके साथ साथ ही वे वैल्बन गुड होती हैं दोस्तों, 4 प्रकार की बेसिकली गुड होती हैं। एक होती है बैड वैगन गुड्स जिसका डिमांड करो मोर इलास्टिक होता है, एक होता है स्नोब गुड्स जिनका डिमांड करो स्टीप होता है, और एक होती है दोस्तों टैबू गुड्स। टैबू गुड्स मतलब वो गुड्स होती हैं कि अगर वो नहीं ले रहा तो मैं भी नहीं लूँगा, तो इस केस के अंदर भी हमारा डिमांड करो स्टीपर ही होगा। और एक होता है दोस्तों वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स जो होती है दोस्तों जिसका डिमांड करो पॉजिटिव होता है, बिकॉज उन गुड्स को तभी खरीदा जाता है जब वो महंगी हो जाती हैं। बिकॉज जैसे कि सोना चांदी, अगर ये चीज़ें महंगी होती है तो लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो वस्तु महंगी होती जाती है अगर लोग उसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, दैट इज़ बेसिकली वेबलन गुड्स, जो कि एक प्रकार में अपने आप में ही प्रिस्किशियस है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसी गुड्स को दोस्तों आप वेबलन गुड्स कहते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि गिफन गुड्स भी बेसिकली उसका डिमांड करो भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन गिफन गुड्स दोस्तों बेसिकली इन्फीरियर गुड्स की क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। जितनी भी इन्फीरियर गुड्स होती हैं इसमें से कुछ गिफन गुड्स होती हैं जो घटिया क्वालिटी की होती हैं, लेकिन वेबलन गुड्स दोस्तों गिफन गुड्स नहीं है, हालांकि इसका डिमांड करो पॉजिटिव होता है जैसे कि गिफन गुड्स का भी होता है। तो ये आपको पेपर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि द कोफिशिएंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड पॉजिटिव। दोस्तों दैट इज रॉन्ग, बिकॉज जो इन्फीरियर गुड के केस के अंदर हमारी इनकम वो नेगेटिव होगी। इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया क्वालिटी की वस्तु क्यों लेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज लाइकली टू बी वेरी considerable depending on the level of consumer income। दोस्तों that is right statement, so the right answer is that is B। and next हमारा क्वेश्चन है the indifference curve for do bad goods। दोस्तों तो जैसे कि अगर मैं साधारण भाषा में अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा IC है बेसिकली कुछ इस प्रकार का होता है, ये मेरी X गुड है, ये मेरी Y गुड है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों जो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली गोलेकार का होता है। कैसे होता है, जैसे ये X गुड है दोस्तों, एक लिमिट तक तो ये गुड है मेरे लिए, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर मैं इसको कंज्यूम करता हूँ तो ये गुड मेरे लिए बैड बन जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों Y गुड मेरे लिए एक लिमिट के बाद बैड बन जाएगी।
और इसीलिए यहाँ तक तो ये मेरा आईसी कुछ इस प्रकार का बनेगा। लेकिन जैसे जैसे अगर मैं इस गुड को वाई गुड को ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ तो अगर ये मेरे लिए बैड बन जाती है। और इस केस के अंदर दोस्तों मेरा जो आईसी होगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, जहाँ पर मेरी एक गुड गुड होगी और दूसरी गुड बैड होगी। और अगर दोनों दोस्त, और ये मेरा ब्लिस पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों ही गुड मेरी क्या है दोस्तों, गुड हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाता हूँ तो मेरी एक गुड बैड और एक गुड होती जाती है। और उसके बाद दोस्तों अगर मेरी दोनों ही गुड बेसिकली बैड हो जाती हैं, जो ये एक्स बैड गुड है, ये वाई बैड गुड है, इस केस के अंदर मेरा दोस्तों जो आईसी होगा वो कनकेव हो जाएगा। और अगर मेरा आईसी, और उसके बाद अगर इसको आगे मैं बढ़ाता हूं दोस्तों तो ये मेरा जो आईसी है बेसिकली गोले आकार का हो जाएगा। और अब पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक बैड गुड हो और एक गुड गुड हो, इस केस के अंदर आईसी कैसा होगा दोस्तों। तो इस केस के अंदर आईसी दोस्तों हमारा बेसिकली कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल गुड्स बैड है या वर्टिकल गुड बैड है दोस्तों। तो ये आपको पेपर में ध्यान में रखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली कनकेव टू द ओरिजिन होगा, अगर दोनों ही गुड बैड होती हैं। उसके बाद हमारा 132 नंबर क्वेश्चन है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व पूछा गया है दोस्तों, तो मैं इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से आपको डिफाइन करने का प्रयास करता हूं कि जो हमारी सप्लाई कर्व होता है दोस्तों, अगर हमारा सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकल रहा है चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो इस केस के अंदर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व होती है इक्वल टू 1 होती है। अगर वो एक्स एक्सिस से निकल रहा है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। अगर वो वाई एक्सिस से निकल रहा है तो हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। अब हम पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पेपर में पूछा गया है दोस्तों, अगर व्हेन सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड देन द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 0 दोस्तों, दैट इज राइट। अगर हमारा पॉजिटिव स्लोप होगा तो हमारी जो इलास्टिसिटी होगी 0 से बड़ी होगी। सेकंड है कि अगर सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन एंड गोइंग थ्रू ओरिजिन देन द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, तो बोथ स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि अगर विच वन इज इनकोरेक्ट इन द केस ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए कि कंपनसेटेड डिमांड कर्व जो हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी पढ़ा है उसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहली स्टेटमेंट है, ये इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दोस्तों, ओके, एंड इट ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड फॉर नॉर्मल गुड the compensated demand curve will be steeper than the ordinal demand curve, and Hicks method of compensation is enabled the consumer to purchase the initial bundle of goods। दोस्तों तो इसमें से कौन सा गलत होगा। तो हमें पता है दोस्तों जो हिक्स का जो मेथड है जो कि सेम आईसी पे तो रहता है लेकिन वो इनिशियल बंडल को नहीं खरीदता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसके अलावा जो ऊपर की तीनों स्टेटमेंट है दैट इज़ राइट, बिकॉज जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही तो बताता है और ये ऑलवेज नेगेटिव ही स्लोप्ड होता है। एंड बिकॉज अगर प्राइस बढ़ता है तो आप जो गुड्स को कम खरीदते हैं, अगर प्राइस कम होता है तो आप गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। और फॉर नॉर्मल गुड द कंपनसेटेड डिमांड कर्व विल बी स्टीपर होगा देन द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। दोस्तों ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की बजाय जो हमारा नॉर्मल जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर ही होगा दोस्तों, बिकॉज इसके अंदर केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इसके अंदर इनकम इफेक्ट को हमने शामिल अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी से, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू प्राइस इज इक्वल टू ऑल कमोडिटीज। भी ये कहता है कि जो हर एक गुड्स के ऊपर हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए, जो उसका जो प्राइस है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर आए, दैट इज़ राइट। एंड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच कम्युनिटी इज इक्वल होनी चाहिए, दैट इज़ आल्सो राइट दोस्तों। तीसरा स्टेटमेंट आप खुद पढ़िए और क्या इसका राइट आंसर हो सकता है आप देने का प्रयास कीजिए। और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ मनी
स्पेंड ऑन ईच कॉमोडिटी इक्वल, क्या इक्वल तरीके से उसको हमें यूज़ करना चाहिए, ये भी राइट है दोस्तों। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ बेसिकली ए, बी और सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैड वोगन इफेक्ट से ही, कि मार्केट डिमांड कर्व इन इलास्टिक होता है एंड शो नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। दोस्तों बैड वोगन इफेक्ट का तो मैंने पहले ही बताया था, ये पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ को शो करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड होगा। एंड उसके बाद में बाकी के आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, बिकॉज हमने बैड वोगन इफेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। देन इफ़ competitive firms is producing a quantity at which price is between average variable cost and average total cost। दोस्तों ये कहता है कि हम अगर हमारा जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कोस्ट, एवरेज कोस्ट और एवरेज वेरिएबल कोस्ट इन दोनों के बीच में है, तो इस केस के अंदर जो फर्म्स हैं वो कहाँ पर प्रोडक्शन करेगी, तो वो दोस्तों शॉर्ट रन के अंदर तो प्रोडक्शन करेगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो प्रोडक्शन बंद कर देगी। बिकॉज हमें पता है लॉन्ग रन के अंदर वही फर्म टिकती हैं जिनका जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, वही फर्म्स लॉन्ग रन के अंदर मार्केट के अंदर टिकती हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच काइंड ऑफ प्रेफरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है दोस्तों बेसिकली क्वासी लीनियर प्रेफरेंस को शो करता है, और क्वासी लीनियर प्रेफरेंस वो होती है जहाँ पर एक फंक्शन, ये जो x2 गुड है दोस्तों दैट इज़ बेसिकली लीनियर डिमांड फंक्शन, लेकिन जो दूसरी गुड है वो लीनियर नहीं है बेसिकली। तो जहाँ पर एक गुड नॉन लीनियर होती है और दूसरी गुड लीनियर होती है, दैट इज़ बेसिकली क्वासी लीनियर प्रेफरेंस ऑफ डिमांड। इसके अलावा लीनियर प्रेफरेंस जो हमारा डिमांड करा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और कोब डगलस, अगर यहाँ पर दोस्तों अगर कोब डगलस प्रेफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली किस प्रकार का होगा दोस्तों, कि x की पावर 0.05 और y की पावर 0.05 दोस्तों बेसिकली शो करेगा कोब डगलस प्रोडक्शन, कोब डगलस प्रेफरेंस को दोस्तों, यूटिलिटी फंक्शंस को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, कि यहाँ पर बेसिकली सपोज कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है अगर गैम्बलिंग में भाग लेता है, अगर वो विन या लॉस होता है तो उसको 1000 का लॉस या विन होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 0.6, और अगर उसको वो जीत जाता है तो उसको 100 यूटिलिटी प्राप्त होगी, तो हारने पर उसको कितनी यूटिलिटी खोनी पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का फार्मूला लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जहाँ पर सिंपली क्या करेंगे दोस्तों कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगी कि 6% जीतने के चांसेस है, वहाँ से इसको यूटिलिटी मिलती है 100, और अगर प्लस तो हारने के चांसेस होंगे दोस्तों 40%, तो यहाँ से इसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी। और इसलिए दोस्तों जो बेसिकली जो ओवरऑल जो यूटिलिटी होगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिकॉज या तो हारेगा और जीतेगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो दोस्तों बेसिकली 60 + 0.4 u = 0। तो इसको दोस्तों अगर आप सोल्व करेंगे तो u = 60 / 0.4, अगर हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ बेसिकली 150 यूटिलिटी उसको खोनी पड़ेगी हारने के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग द नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़, कि सक्सेस ऑफ सोशल मीडिया साइट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़, एंड परचेजिंग ऑफ चिल्ड्रन टॉय इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैड वोगन इफेक्ट दोस्तों, बिकॉज दूसरा बच्चा ले रहा है तो मैं भी लूँगा, और सोशल मीडिया साइट्स पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ को बयान करती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों हमारा सोशल वेलफेयर फंक्शन के अंदर, कि वेलफेयर फंक्शन = मिनिमम ऑफ UI बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है। तो जो ये मिनिमम का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो सोशल वेलफेयर फंक्शन दो बेसिकली ये जो चारों कंसेप्ट हैं इसमें से ये जो कंसेप्ट है बेसिकली रावल्सियन से बिलोंग करता है, जिसका मानना था कि हम सोसाइटी में जो सबसे पूरेस्ट पर्सन है अगर हम उसका वेलफेयर कर देते हैं सोसाइटी में, तो हम ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए इस मिनिमम पॉइंट को यहाँ पर लगाया गया है बेसिकली। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी वुड नॉट एक्सप्लेन चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क बिकॉज इट इज़ एज्यूम्ड दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसको डिटेल से
कंसेप्ट को पढ़ना है तो आप ईज़-पीज़ी पाठशाला में से एक पीडीएफ है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं इसके लिए। अगर मैं आप उसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर बेसिकली सोशल वेलफेयर फंक्शन के नाम से एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर 5 आपको मिलेगा, जहाँ पर आप इसको स्टडी कर सकते हो, जहाँ पर जो क्लासिकल यूटिलिटी है जिसको बेंथम माइट सोशल वेलफेयर फंक्शन नाम दिया गया है, इसके अलावा रावल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन, देन उसके बाद में बर्गसन सैमुअल्सन वेलफेयर फंक्शन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर का कंसेप्ट यहाँ पर काफ़ी डिटेल के साथ दिए गए हैं। तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है बेंथनम या फिर क्लासिकल का जो इंडिविजुअल यूटिलिटी को जोड़कर बनाने की बात रखता है, जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल यू ए और यू बी को जोड़ दे तो सोशल वेलफेयर फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अपने यूटिलिटी फंक्शन को देने का प्रयास किया है। उसके बाद दोस्तों जो 141 नंबर क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करता है दोस्तों कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी इसलिए चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क को नहीं डिफाइन कर पाती बिकॉज ये सेकंड प्रिंसिपल पे चलती है, मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। एंड देन हमारा कंसेप्ट आता है CS प्रोडक्शन फंक्शन जो एरो मिन्हास सैनरी के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर जो ये सिग्नल है बेसिकली दोस्तों लैम्डा, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर को बताता है कि कैपिटल का टोटल प्रोडक्शन में कितना हिस्सा है। 1 माइनस अल्फ़ा बेसिकली लेबर के हिस्से को बताएगा। एंड हमारा जो रो होगा वो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को शो करेगा। एंड इसके अलावा जो हमारा ए होगा बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंसी पैरामीटर को शो करता है। एंड रो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को बताने का प्रयास करेगा। और जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ बेसिकली 1/1 माइनस रो, इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद टेक्निकल प्रोग्रेस बेसिकली अपवर्ड शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन इसी को शो करती है। उसको बाद में हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, दैट इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस। एंड उसके बाद में कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर दैट इज़ राइट एंड डिक्रीजिंग नहीं दोस्तों, दैट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दैट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। एक सेकेंड या एंड जो अल्फा और बीटा है बेसिकली लेबर एंड कैपिटल की इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट को शो करते हैं, दैट इज़ आल्सो राइट। तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसके अंदर। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। एंड नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन आज के दिन का। एट ए पॉइंट ऑन एवरेज रिवेन्यू कर्व वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 मार्जिनल रिवेन्यू विल बी नेगेटिव। जी नहीं दोस्तों, कि जब इलास्टिसिटी क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है तो मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एट ए पॉइंट जिसको हमने पहले भी बना के दिखा दिया था दोस्तों, एट ए पॉइंट ऑन एवरेज रिवेन्यू कर्व वेयर इलास्टिसिटी लेस देन होती है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व नेगेटिव होता है, नॉट ए पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट भी गलत है। और सी स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी कि एट ए पॉइंट वहन ए आर हमारा कर्व वेयर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो एम सी हमारी 0 हो जाती है। तो सी स्टेटमेंट हमारी राइट होगी इस केस के अंदर। 146 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस लेबर फॉर कैपिटल दोस्तों, तो लेबर को फॉर कैपिटल यहाँ पर अगर लिखा गया है तो ऊपर कैपिटल आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैपिटल लेबर है तो दोस्तों ऊपर कैपिटल आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी राइट होगी। और ये बेसिकली किसको शो करता है दोस्तों, आइसोकोंट के स्लोप को शो करता है। और तो यहाँ पर बेसिकली हमारी सी और डी स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। उसके बाद कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय B1 बाई B2 से हम इसको माप सकते हैं दोस्तों, जो बेसिकली लेबर और कैपिटल के शेयर को बता रही हैं आउटपुट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स पॉसिबल टू हैव कांस्टेंट पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट इन मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी दोस्तों, कि मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो बेसिकली दोस्तों वो कांस्टेंट क्यों रहता है। एवरेज जो कॉस्ट कर्व है शॉर्ट रन का
वो बेसिकली रिजर्व कैपेसिटी के कारण ऐसा होता है, बिकॉज अपनी वो कैपेसिटी फुल यूटिलाइज नहीं करते, जिससे कि जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट बनी रहती है प्रोडक्शन बढ़ने पर भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम तक दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टेकिंग कैपिटल एज कांस्टेंट इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर। अगर हम अपनी क्वांटिटी ऑफ लेबर को दोस्तों बढ़ाते हैं, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल बी मैक्सिमम। इन किस स्टेज के अंदर दोस्तों हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली मैक्सिमम हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर दोस्तों इज मैक्सिमम। तो अगर आप एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के कर्व को बनाएं दोस्तों, दैट इज बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज। अगर आप इस कर्व को बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें बनाना होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जिससे ही सारे कर्व बनते हैं। तो जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोस्तों हमारा मैक्सिमम होता है, तब तक हमारा पहला फर्स्ट स्टेज चलता है, और उसके बाद इसी के साथ साथ ही जो सेकंड स्टेज के अंदर हमारा एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज रेवेन्यू हमारा बेसिकली मैक्सिमम। सेकंड स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पर हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होकर दोस्तों डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज का एंड होता है जहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। और जब हमारा मार्जिनल जो प्रोडक्ट है दोस्तों अगर वो 0 हो जाता है, उस पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल बी मैक्सिमम कब होगा दोस्तों। तो मैक्सिमम होगा बेसिकली द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया है। तो आई थिंक एंड ऑफ द स्टेज नहीं होगा इसका, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली मिडल ऑफ द सेकंड स्टेज हम कह सकते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर जो एवरेज प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम होता है। हाँ, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बेसिकली जब फर्स्ट स्टेज का एंड होता है तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर 4th 3rd दिया गया है, जो कि डाउटफुल मुझे लग रहा है कि डाउटफुल है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व करता है, दैट इज बेसिकली फैक्टर इंटेंसिटी, इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड रिटर्न टू स्केल दोस्तों। तो तीनों ही फंक्शन इसके अंदर आ जाएंगे ABC। और इसी के साथ दोस्तों हमारा RPSC का पेपर का जो सोल्यूशन है आज हमने कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इकोनॉमिक्स विद इकोफी को।